नमस्ते एवरीवन। आज मैं आप सभी को आशुतोष जी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। तो नमस्ते आशुतोष जी। नमस्ते। तो जो आशुतोष जी हैं, ये हमारे पतंजलि जापान फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जो फ़िलहाल में जापान में रहते हैं और फ़िलहाल इनका कुछ बिज़नेस के रिगार्डिंग भारत में आना हुआ है। तो आशुतोष जी, आपका भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको भारत में अपने देश आकर के कैसा महसूस हो रहा है? ये तो मुश्किल प्रश्न है बड़ा। अच्छा ही होगा ना, तो हाँ। मेरा देश है तो अच्छा फील हो रहा है। बस नहीं, ये कि इस बार की हमारी जो ट्रिप है वो काफ़ी बिजी रही है, बहुत व्यस्त थी। हाँ, मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 15 दिनों से आपने भारत में काफ़ी सारी सिटीज़ में विजिट किया है। आप स्वामी रामदेव जी से मिले हो और आप जयदीप आर्य जी से मिले हो और आप भारत के पतंजलि फाउंडेशन के काफ़ी सारे मेंबर से फ़िलहाल में आकर के मिले हो। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल में जिस तरीके से आपने देखा कि हमारा पतंजलि जापान फाउंडेशन का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 जो सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसका एक्चुअल प्लान आशुतोष जी ने ही प्लान आउट किया था और इन्होंने इसके साथ साथ 75 करोड़ सूर्य नमस्कार फ्रॉम जापान वाले प्रोग्राम का भी इन्होंने फाउंडेशन रखा था। तो आप मुझे 75 करोड़ सूर्य नमस्कार वाले के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइए। वो प्रोग्राम शुरू हुआ था हमारा जनवरी 1 से और दिसंबर के अंदर हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आह्वान किया था सबको कि 75 करोड़ करने हैं सूर्य नमस्कार, क्योंकि इस वर्ष हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष हमारे आज़ादी के होंगे और ये 3 वर्ष का प्रोग्राम है पूरा आज़ादी के अमृत महोत्सव पे। तो अलग अलग संस्थाएं कुछ ना कुछ कर रही हैं, तो हमारी संस्था तो योग से जुड़ी है, तो हमें कुछ करना चाहिए था उसके लिए। तो स्वामी जी का आह्वान था कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार किए जाएँ, नंबर ऑफ राउंड्स पूरे विश्व भर में। तो हमने कहा कि जापान में हम 10,000 राउंड करेंगे और 10,000 राउंड जापान में काफ़ी बड़ी संख्या है, क्योंकि जापान के लोग सबसे अधिक व्यस्त रहते हैं। तो हमने ये प्लान बनाया था 1 जनवरी से 20 फरवरी तक। तो प्लान ऐसे था कि 21 दिन करना है मिनिमम, कोई भी दिन कर सकते हैं और डेली 13 सूर्य नमस्कार करना है। ये प्लान था ओरिजिनल। तो हमने इसी को लिया, इसी प्लान को, और डेट हमने तय करी और भाग्यवश सौभाग्यवश पतंजलि भारत ने भी यही डेट चूज करी और हमने 10,000 राउंड का प्लान बनाया। फिर वो कंप्लीट हुए, फिर हमने कहा इसको 20,000 राउंड करते हैं। 20,000 राउंड भी कंप्लीट हुए। फिर हमने कहा इसको 30,000 राउंड करते हैं। 30,000 भी हुए और फिर 35,000 राउंड तक हमारा गया ये प्लान पूरा और इसको कंप्लीट किया हमने जापान में। मतलब इसमें हम ये मान सकते हैं कि जो हमने 10,000 का प्लान किया था वो हमने टोटल 35,000 तक का हमने उसको प्लान आउट किया, जो कि अल्टीमेटली 3.5x ज़्यादा है। बिल्कुल। और 51 दिन हमारी क्लास चली थी, डेली 3-4 क्लास चलती थी। तो इसके अलावा हम आशुतोष जी से ये जानते हैं कि इन्होंने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 की किस तरीके से प्लानिंग करी और इसमें आपको कितना समय लगा? ये बड़ा रोचक प्रश्न है। इसके अंदर भी दिमाग में यही था कि 75 से कुछ होना चाहिए। और मुझे याद है पूरे 11 दिन के अंदर, ये मई के अंदर प्लान किया था। मई के स्टार्टिंग में ऐसे बैठे कि 75 से क्या हो, 75 क्लास तो नहीं हो पाएगी, 75 दिन नहीं बचे हैं, 75 दिन नहीं हो पाएंगे, इतने दिन नहीं हो। तो हमने सोचा कि हमारा मंथली प्रैक्टिस सेशन तो होता है, तो पूरा प्लान करके 75 क्लास होनी चाहिए। एक तो सुबह में क्लास होती है, शाम को होती है और दोपहर को ही क्लास ऐड कर देंगे। और हमारे टीचर्स तो हैं ही, हमारे अमन सेन से हैं, हमारे धनेश्री सेन से हैं और सारा सेन से, शिवानी सेन से, कोई ना कोई हम इसको कर देंगे। मैं खुद तो करता ही हूँ। तो प्लान आउट किया। फिर हमने सोचा कि काम करते हैं, बाकी टीचर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, देश विदेश के टीचर्स को इन्वॉल्व करते हैं। और हमने 25 का टारगेट बनाया था, 25 टीचर को इन्वॉल्व करने का। और 35 से अधिक टीचर हो गए, चाहे वो जापान के हों, भारत के हों, यूक्रेन की एक टीचर थी और अमेरिका के थे और एक बाद में लेबनान के टीचर भी जुड़े थे। लेबनान से वो बाद में जुड़े थे और एक और जुड़े गए, बाद में और जुड़ते गए टीचर। और केवल योग आसन नहीं, लेक्चर, प्रैक्टिस और वर्कशॉप, 3 चीज़ पे हमने काम किया था। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है जो हम करते ही हैं, उसके अंदर भी अलग अलग चीज़ें, चाहे वो स्ट्रेस रिलीफ हो, चाहे वो डाइजेशन से संबंधित हो, चाहे वो डायबिटीज से संबंधित हो, चाहे वो नॉर्मल जो हेल्थ कंडीशन होती है डिजीज से रिलेटेड, चाहे वो आहार विहार आचार विचार के ऊपर हो, चाहे चक्र के ऊपर हो, चाहे मंत्र के ऊपर हो। लेक्चर्स हमने किए थे, वर्कशॉप करी थी, कलरीपयट्टू लिया था। कलरीपयट्टू तो कोई लेता नहीं है, भरतनाट्यम की हमने मुद्रा ली थी। फिर हमने कलरीपयट्टू लिया था और एक मलखम स्पोर्ट्स लिया था, क्योंकि वो भी योग आसन से
काफ़ी मैच करता है। फिर हमने नाद योग को लिया था। नाद योग तो लोगों को पता ही नहीं था कि नाद योग जो टिम सेंसे ने कराया था। फिर हमने चक्रा के ऊपर लिया था, आहार विहार बता दिया, डिप्रेशन के ऊपर लिया था, हाँ। राजयोग के ऊपर लिया था, ज्ञान योग लिया था, गीता परिवार हमसे जुड़े। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर आशु जी का भी। उन्होंने प्रॉपर लेक्चर लिया गीता परिवार की तरफ से, पूरा भगवत गीता के हिसाब से योग क्या है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और संपूर्ण योग, 4 लेक्चर बहुत बढ़िया। हिंदी में लिए थे, अंग्रेजी में लिए थे और हिंदी में भी हमारे वार्तालाप हो रहा था। क्लासेज हमारी रशियन भाषा में भी थी, जापानी में भी थी, अंग्रेजी में भी थी, हिंदी में भी थी और मंत्र योग था। मतलब 75 क्लास ऐसे था कि एक क्या हमने सभी योगा टीचर्स ने उसको किया। और हमारी डॉक्टर गीता सेन से हैं, वो एम्बेसी में टीचर थी, अभी भारत आ गई। उन्होंने भी 2-3 क्लास करी थी योग और आयुर्वेद के ऊपर। तो पूरा ये 75 क्लास का एक बड़ा एक योग महोत्सव के तौर पे हमने इसको बनाया। और आखिरी क्लास हमने आखिरी क्लास 21 जून को हमने इसको संपन्न किया। ओके भाई, वो हमारा काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा कि उसमें हमने मतलब डिफरेंट टाइम जोन्स के हिसाब से अपनी योगा क्लासेस करी। तो आप इसमें मतलब डिजिटल मार्केटिंग का रोल किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से हमने 75 CR का प्रमोशन किया, 75 CR सूर्य नमस्कार का प्रमोशन किया और हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 का प्रमोशन किया, इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग के रोल को किस तरीके से देखते हैं? अरे वो तो बहुत बड़ा रोल था, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा रोल उन्हीं का ही था। मैंने तो प्लान किया था, बस डॉक्यूमेंट किया था पावर पॉइंट में, और वो पावर पॉइंट मैंने डिजिटल मार्केटिंग टीम को दे दिया था, आप ही को दिया था। और उसके हिसाब से आपने पूरा जो है वेबसाइट पूरी लॉन्च करी, पूरा बनाया। और ये बड़ा डायनेमिक प्रोग्राम था। प्रॉब्लम ये थी कि कम टाइम में हमने सोचा था कि 10 दिन के अंदर ही हमने 70 से अधिक टीचरों को संपर्क किया और वो भी अलग अलग टाइम जोन के, उनको लेकर आए। और वो फिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनकी थीम क्या है, क्या वो पूरा डायनेमिक था। बहुत बार पेज अपडेट हो रहा था और उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है और उसको प्रमोट कैसे करना है। मतलब 75 क्लासेस का मतलब 75 क्लास की हमारी वो बनी थी अपना जो हमारे 75 क्लासेस थे उसका पहले तो सबसे पहले हमने एक पेज बनाया था जो कि भी पेज हमारा इंग्लिश और जैपनीज दोनों में अवेलेबल था। और उसमें हमारे बार काफ़ी सारे अपडेशंस वगैरह हो रहे थे। बाकी काफ़ी बार हमने उसमें काफ़ी सारे चेंजेस वगैरह किए। उसके बाद हमने अपने लीड जनरेशन के लिए हमने अपने फॉर्म्स में काफ़ी बार चेंज किए, बहुत चेंज किए, क्योंकि कभी उसमें टाइमर लगाया, कभी हमने उसमें अपनी क्वेरी चेंज करी थी, कभी जावास्क्रिप्ट चेंज करी। तो वो ओवरऑल काफ़ी मतलब डिफिकल्ट टास्क रहा ओवरऑल। उसमें कितना लगा आपको डिफिकल्ट डेली चेंज हो रहा है। और उसके अलावा हमने 75 क्लासेस के लिए मतलब हर क्लास के लिए डिफरेंट ग्राफिक्स और इमेजेस वगैरह भी क्रिएट किए थे। मतलब एक हमने इंग्लिश में क्रिएट किया था, एक जापानीज में क्रिएट किया था। वो मुझे लग रहा है कि पूरे जापान के अंदर जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबका इवेंट को कंबाइन कर लें और ये इस वाले योग महोत्सव को कंबाइन कर लें तो यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा मुझे लग रहा है क्लासेस हुई हैं, टीचर्स हैं, योगी हैं। अगर हम इसको एक लाइन में देखें तो ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि मतलब हमने जितने इवेंट पिछले दो सालों में या 1 साल में किए हैं, ये उस सबका एक कंक्लूजन था। क्योंकि हमने हर एक इवेंट से अपना एक रेट्रोस्पेक्टिव बनाया। उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। काफ़ी सारी हमारी चेकलिस्ट वगैरह हमने पूरी बनाई वहाँ पर कि उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा IDBY 2022 का जो सक्सेस होने का जो रीज़न रहा, वो मोरलेस मैं यही देखता हूँ कि जो हम पिछले 1 साल से या 2 साल से इतने लंबे टाइम से जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसमें सभी की मेहनत का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाया। और जैसे कि हम उसमें देख रहे थे कि वेब पेज में हमें काफ़ी बार चेंजेस करने पड़े और उस तरीके का प्लेटफॉर्म मतलब 1 या 2 दिन में क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल रहा था। बट वो अल्टीमेटली हमारा क्रिएट हो गया था। क्योंकि जनरली क्योंकि वो हमारा बहुत पहले से प्लान नहीं था। वरना इस तरीके के कोई भी पेजेस वगैरह क्रिएट होते हैं या वेबसाइट क्रिएट होती है तो उसके लिए मतलब एक डिसेंट सा 15 to 20 डेज लगते हैं। लगते हैं आराम से। बट वो हमने 1 या 2 दिन में कवर अप किया। उसके बाद हमने जो सोशल मीडिया प्रमोशन किया, ग्राफिक्स बनाए, शॉर्ट वीडियोस बनाए और डेली जो लोगों को रिमाइंडर भेजा। डेली रिमाइंडर, शॉर्ट वीडियोस, राइट। वीडियोस हमारी कितनी 30 से तो ऊपर थी, 30 से ऊपर। सभी टीचर्स का इंट्रोडक्शन था उसमें ना। तो इसमें वेबसाइट क्रिएशन तो सबसे बड़ा है, उसका अपडेशन हमेशा होता रहा डायनेमिक तौर से। और वीडियोस सभी टीचर की इंट्रोडक्टरी वीडियो ली थी, इंट्रोडक्शन वीडियो, और उसको एडिट करना प्रॉपर फॉर्मेट में और उसको यूट्यूब पे डालना। और उसके बाद जो इमेजेस होती हैं
या सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह होती हैं, 75 क्लासेस का बनाना, वो भी सिर्फ अंग्रेजी नहीं, इसको जापानी में भी बनाना, और डे वाइज भी बनाया था। 31 दिन का था। तो डे 1 के अंदर क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, डे 2 क्लास नंबर 4, 5, 6 और टीचर का नाम। फिर चेंज होते तो वो सारा चेंज करना पड़ता था, केवल अंग्रेजी में नहीं, जापानी में, जापानीज में भी। बहुत चेंज हुआ, एंड मोमेंट तक चेंज हुआ। और कई क्लासेस थी जो मैंने अपने पास रखी थी, 12 क्लास, और मुझे 2-3 क्लास मिली थी 75 में से। बाकी टीचर आ रहे हैं, मुझे भी करना है, ले याद करो। तो नया फिर वो वेबसाइट दोबारा चेंज हो रही है, और दोबारा वो बन रहा है, इमेज बन रही है, उसको फिर सोशल मीडिया में प्रमोट करना है, डेली रिमाइंडर डालना है। सारा का सारा काम हमारी डिजिटल मार्केटिंग टीम ने किया था, बहुत बढ़िया तरीके से किया था। मुझे तो कई चीज़ें मैंने देखी भी नहीं है, सही में, मुझे क्षमा भी करना, मैं देख नहीं कोई बात नहीं, देख नहीं पाया मैं, इतना डायनामिक चल रहा था। और मुझे ये बड़ा संतोष के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे बिना ये ऑर्गेनाइजेशन चलनी शुरू हो गई है। यही मुझे करना था। अब मुझे लगता है कि हम नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं, उसको थोड़ा और स्केलेबल मॉडल पे हम जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी हम आशुतोष जी से जानते हैं कि वो मुझसे किस तरीके से फेसबुक पर कनेक्ट हुए थे। वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ मतलब हाउ वी कनेक्ट, ये मतलब सब लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि इतना इजी नहीं होता, क्योंकि आप तो जापान में बैठे हुए हैं, हम यहाँ भारत में बैठे हुए हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेशन होना या कांटेक्ट होना मतलब इतना इजी नहीं होता है कभी भी। तो जरा बताइए सभी लोगों को, मतलब जरा बताइए सभी लोगों को कि हम लोग किस तरीके से कनेक्ट हुए थे। इसका ये था कि मैं ढूंढ तो रहा ही था फेसबुक पर, बाकी और भी चैनल्स पे ढूंढ रहा था कि कैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग को कर ले, क्योंकि सारा काम पहले मैं कर रहा था। मैं योगा पढ़ाता भी था, और योगा टीचर को भी ट्रेन कर रहा था, वेबसाइट भी बना रहा था, फिर किताब के लिए भी सोच रहा था, और पॉलिसीज़ बना रहा था, मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। और उससे रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, और टाइम भी नहीं था, दोनों ही चीज़ें थी, और नो हाउ भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पूरा पढ़ना पड़ता था डिटेल में, कैंपेन क्या है, ये है वो है, इसका कॉस्ट ज़्यादा था, रिज़ल्ट नहीं आता था। तो किसी तो कोई पोस्ट थी, कहीं तो मैंने कमेंट लिखा था कि वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर दिस थिंग करे, मैंने लिखा था। तो हर्षित जी का आपका मैसेज आया था मेरे पास, फेसबुक से आया था, फेसबुक पर थे, फेसबुक कमेंट्स में थे, तो मिलते हैं, ऐसे कई लोगों से मिला था, बात भी की थी, लेकिन वो क्लिक नहीं किया था वो, क्योंकि मुझे भी तब तक नो हाउ हो चुकी थी थोड़ी बहुत कि ये क्या कर रहे हैं। फिर कई लोग करते हैं कि वो कुछ और बोल के कुछ और कर देते हैं, तो उनसे सावधान रहिएगा। तो मुझे खुद नो हाउ हो गई थी, तो इसलिए मैं डिटेल में बात कर पाया। तो हर्षित जी से हमने बात करी, और तब हम मिले, और धीरे धीरे चीज़ों को हैंड ओवर किया, डेलीगेट किया, और फिर पूरी वेबसाइट ही सौंप दी। दूसरी वेबसाइट जो है हमारी, एक तो पेरेंट वेबसाइट है patanjali.jp, ये तो पेरेंट वेबसाइट है। जो दूसरी वेबसाइट हमारी योगा विंग, वो है yoga.patanjali.jp। पूरी की पूरी वेबसाइट जो है अंग्रेजी में भी जापानी में भी हर्षित जी ने बनाई है हमारी, और आपकी टीम ने भी शायद बनाई होगी, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो आप ही को देख रहा हूँ। सबका कोऑर्डिनेशन था उसमें थोड़ा। बिल्कुल। तो वो एक रिलीफ मिला हुआ है मुझे, सही बताऊं तो, और इसीलिए आज हम इस स्थिति पे कि अभी हम आप सबके सामने हैं। नहीं तो मैं वही कर रहा होता कि खुद वेबसाइट बना रहा हूँ, खुद ही मैनेज कर रहा हूँ, सिस्टम बना रहा हूँ, खुद ही पढ़ा रहा हूँ, टीचर भी पढ़ा रहा हूँ। तो आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। अच्छा, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब आपके किस किस डिपार्टमेंट में हेल्प की है अभी तक? आपने सभी योग टीचर के अलावा सभी में करी है। योग सिखाना और शुरू कर दो तो सारे डिपार्टमेंट कवर हो जाएंगे। तो फाइनेंस और योग टीचर के अलावा ना, फाइनेंस और लीगल और योग टीचर के अलावा सभी में आपकी हेल्प थी। इवनिंग क्लास हमारी चलती है, बैक एंड टीम के पूरा मैनेज करते हैं कि हमारे योग टीचर ये नहीं देखते कि जूम को कैसे करना है, क्या करना है। योग टीचर सिर्फ और सिर्फ योग पढ़ाने पे फोकस करते हैं। उनको ये नहीं है कि क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, उनको बस कैमरा देखना है, योग पढ़ाना है, और योगियों को देखना है कि अच्छा आपका हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है, या जो भी बात करनी है, इस सब पे काम करते हैं। पूरा बैकएंड में जो होता है, कई बार तो असामाजिक तत्व आ जाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन उसको भी मैनेज करना, उनको ब्लॉक करना, उनको अंदर लेके आना, कि जगह माइक म्यूट करना, कि ये करना, रिमाइंडर भेजना डेली कि भाई आपका योगा क्लास है, ये पूरा ये टीचर हैं, ये पढ़ाएंगे। फिर उसको जो हमारा शेड्यूल है पूरा
जो डेटाबेस है उसको मेंटेन करना, कौन टीचर क्या कराएगा, कौन से दिन कराएगा, पूरा स्केड्यूल वगैरह करना, सबको रिमाइंड करना। और क्या है, और बाकी फेसबुक का जो पोस्ट है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग पूरा जो है, और गूगल एड्स संभाल, यूट्यूब मार्केटिंग में भी हमारा काफ़ी मतलब अच्छा रहा है एडिटिंग करना पूरा इसमें। और ऊपर से अंग्रेजी और जापानी दोनों का करके समन्वय करके, हालांकि इनको जापानी नहीं आती फिर भी ये कर लेते हैं। अभी इनका नेक्स्ट टारगेट ये है कि ये जापानी सीखनी है अभी, काताकाना लिखना और पढ़ना सीखेंगे, ताकि एटलीस्ट ये पढ़ पाए कि क्या लिखा है, ताकि ये पता चल जाए अच्छा ये लिखा है इसका मतलब क्या है। तो अभी आपका शायद ये होमवर्क है नेक्स्ट जी बिल्कुल पे जाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। मेरा आपसे अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप काफ़ी लंबे टाइम से जापान में हैं, तो आप मतलब जापान का लाइफ स्टाइल और भारत के लाइफ स्टाइल से डिफरेंट क्या देखते हैं? मतलब जापान के लोगों में ऐसा क्या डिफरेंट है जो यहाँ भारत के लोगों में नहीं है, या मतलब हम जापानीज़ लोगों को ही स्पेसिफिक योगा सिखाना चाहते हैं, उसका हमारा रीज़न क्या है यहाँ पर? डिफरेंस एक तो ये है कि जापानी लोग डिसिप्लिन्ड अधिक है, हाँ, और सफाई में ध्यान रखते हैं, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंक्चुअल हैं। और इसको जापानी में एक शब्द है शिगोतो निश्चिन करके है, हाँ, उसका मतलब है कि पैशनेट है अपने काम के लिए, पूरा प्रतिबद्ध हैं काम के लिए। और जैसे ओमोतेनाशी स्पिरिट होती है उनकी, सेवा भाव होता है। ओमोतेनाशी मतलब हॉस्पिटैलिटी, मोर देन हॉस्पिटैलिटी बेसिकली। तो हो सकता है यहाँ पर भारत में 5 स्टार होटल्स में सर्विस मिलती हो, वहाँ पर नॉर्मल मतलब नॉर्मल ये सर्विस मिलती है आपको, हाँ। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो मुझे लगता है हम भारतीय लोगों को जापान से सीखना चाहिए, डिसिप्लिन सीखना चाहिए, हाँ। टाइम के पंक्चुअल हैं, काम के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, काम के लिए कर्मयोगी हैं वो, कर्मयोगी एक शब्द में बोलूँ तो कर्मयोगी हैं, पैशनेट है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो पूरे इस भंवर जाल में फंसे हुए हैं। पहले एक उनका गोल था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि देश को आगे समृद्ध बनाना है, तो काम करना है, लेकिन मुझे लगता है वो गोल कंप्लीट होने के बाद वो गोल को भूल गए हैं, हाँ। और अभी बस वो काम इसलिए करना चाहते हैं कि उनको काम करना है और बाकी लोग क्या सोचेंगे इसलिए काम करना है, हाँ। तो ये कमी उनकी दूर करनी है योग के द्वारा, हाँ। भारत में ये बेनिफिट है कि भारत में हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हम तो जन्मों जन्मों तक जिएंगे, तो इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में कर लेंगे, तो शायद उसके कारण थोड़ा आलसपन हमारे अंदर है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है ना। तो लेकिन ये अच्छी चीज़ भी है, उस आलसपन को यहाँ पे कम करके यहाँ के थोड़े आलसपन को या फिर थोड़ा रिलैक्सेशन को जापान में लेके जाना और वहाँ पर थोड़ा मैनेज किया जाए। तो ये आपस में हम भारत और जापान दोनों अगर इसमें करेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों देशों के संबंध के लिए अच्छा रहेगा, हाँ। और जापान में रह के मैं भारत की ही सेवा कर पा रहा हूँ, हाँ। पता नहीं, लोग कहते हैं कि जापान छोड़ के भारत जाओ तब सेवा होगी, लेकिन मुझे लगता है रास बिहारी बोस भी बाहर गए थे, हाँ। आज़ाद हिंद फौज बनाई थी जापान में ही, हाँ। और सुभाष चंद्र बोस भी गए थे, उन्होंने लीड किया था उसको बाद में, हाँ। और भारत के बाहर भी हम, हाँ। भारत की सेवा कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है दोनों की सेवा हो रही है, हाँ। में हम अभी में देख पा रहे हैं कि जो हमारे पतंजलि जापान फाउंडेशन के जो वेबिनार्स हो गए, जो प्रोग्राम्स हो गए, ये हमारे ग्लोबली हिट हो रहे हैं कि मतलब हमारे पास अलग अलग कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे ब्रांडिंग और मार्केटिंग की भी वजह से हमको अब जान पा रहे हैं जापान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो इसमें अभी में हम पतंजलि जापान फाउंडेशन का फ्यूचर क्या देखते हैं? मैं तो एक ही चीज़ देखता हूँ, सबको योगी बनाना है, डेली बनाना है, हाँ। 0 स्ट्रेस, 0 डिप्रेशन और 0 सुसाइड, जापानीज सोसाइटी विद द पावर ऑफ डेली योग, हाँ। बस मैं यही देखता हूँ। योग टीचर्स की एक स्टेबल इनकम हो, हाँ। करियर प्लान हो, दूसरा लाइफ को कैसे ठीक तरीके से जिया जाए, हाँ। और जब मैं ऐसी न्यूज़ देखना चाहता हूँ न्यूज़पेपर में कि इस वर्ष स्ट्रेस के कारण 0 सुसाइड हुआ है। ओके, ऐसा नहीं है कि सुसाइड 0 हो जाएगा, दूसरे कारणों से हो सकते हैं, लेकिन जो कारण पे हम फोकस कर रहे हैं उसके कारण ना हो, ऐसा मैं देखना चाहता हूँ फ्यूचर जापान का। ये आपका काफ़ी अच्छा विजन है जो आप जापान के लिए या ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि और ये हमारे भारत के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है कि आप यहाँ से टोक्यो जो जाकर के आपने ये पूरा काम करने का बेड़ा उठाया हुआ है, जिसको आप काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। ये पूरी टीम का काम है, मेरा अकेले का नहीं है, हाँ। हाँ, मैं अभी में ना आपकी जो रिसेंट मीटिंग्स हुई हैं अभी कुछ टाइम पहले, जो आप पार्लियामेंट ऑफ जापान गए थे, फिर आप नरेंद्र मोदी जी से मिले और फिर आप स्वामी रामदेव जी से मिले, तो ज़रा उसके बारे में एक लाइन बताइए। पार्लियामेंट में तो हमारा योग होता ही है जापान के पार्लियामेंट में, और
हर बार जाते हैं, पिछले 6-7 साल से जा रहे हैं। हाँ। मुझे बोला है कि मैं पहला भारतीय हूँ जो सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में जाता हूँ। तो वहाँ पर वो भी जापान के पार्लियामेंट में। हाँ। तो मुझे लगता है बड़ी गर्व की बात है कि एक भारतीय के तौर पे मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरे देश के पार्लियामेंट में जाके योग दिवस पे मैं उसको एक सेशन को लीड कर रहा हूँ या कोई स्पीच दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। हाँ। और दूसरी चीज़ है, मोदी जी जब आए थे वो तो हमारे लिए रिचार्जिंग स्टेशन है। वो जब आते हैं कोई ना कोई हमें होमवर्क देके जाते हैं और हम फिर उसके लिए लग जाते हैं। हाँ। तो इस बार भी कुछ होमवर्क देकर गए हैं। मैंने तो बस कुछ पार्ट निकाला है कि योग संबंधी क्या पार्ट है, उसको हम क्या कर सकते हैं। हाँ। तीसरा, स्वामी जी से मिले थे, उनके दर्शन हुए हमें और उन्होंने पूरा हमें सपोर्ट किया है अच्छी तरीके से और कई वर्षों से करते आ रहे हैं। हाँ। मुझे लगा इस बार मैंने पहली बार स्वामी जी के सामने कुछ बोला था। हर बार मैं बस सुनता था और बस आशीर्वाद ही मांगता था। हाँ। तो वो मीटिंग भी बहुत अच्छी हुई थी, बहुत पॉजिटिव हुई थी। हाँ। तो अब हो सकता है हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएं जापान के अंदर। हाँ हाँ जी बिल्कुल, और हम भी बहुत उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जल्दी मतलब वर्ल्ड वाइड अपने और योगीज़ को बढ़ाएं। तो नेक्स्ट ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि हमको पता है कि जापान में हमारा बहुत हैवी कंपटीशन है योगा को लेकर के या एक्सरसाइज को लेकर के, तो उसमें रैंक 1 सर्विसेज या मैं आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा हूँ? अरे आप नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते ना। इसमें तो आपने पूरा संभाला हुआ है कि एक तो बैकएंड टीम का आप पूरा सपोर्ट कर रहे हो, पूरा एज आप लीड ही कर रहे हो पूरा, है ना। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग को लीड कर रहे हो। वेबसाइट बनानी है, लीड्स आ रही है, उसको कैसे मैनेज करना है और किस तरीके से प्रमोट करना है, पीआर करना है, ये पूरा आप पूरा देख रहे हो रैंक 1 सर्विसेज के द्वारा। तो आपका पूरा का पूरा सपोर्ट है, इसीलिए हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जा पा रहे हैं। हाँ तो फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपनी टीम को थोड़ा और ग्रो करो और अपनी टीम मेंबर्स को लगाओ ताकि हम और इसको स्केलेबल करें, क्योंकि आप अभी कम पढ़ रहे हो, अभी आपका और ज़्यादा आप जैसे और लोग चाहिए। हाँ मतलब ये क्लोन्स चाहिए हमें। हाँ मतलब ये मान सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा काम है, तो वो अभी में समहाउ मैनेज हो रहा है, बट अभी हमें और उसे बेटर तरीके से मैनेज करना है। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको और हमारे दर्शकों को। पतंजलि जापान फाउंडेशन के लिए काफ़ी कुछ जानने के लिए मिल रहा है। मतलब अब तक लोगों को ये लगता था कि पतंजलि जापान फाउंडेशन कोई अपने आप में एक अलग ब्रांड है, बट अभी मतलब मोस्टली लोग इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे कि मतलब ये मोरलेस हमारा इंडिया से ही कनेक्टेड है। बिल्कुल, है ना। तो मेरा ना अभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर अदर कंपटीटर्स, क्योंकि जापान में हमारे और भी काफ़ी सारे कंपटीटर्स हैं, तो हम लोग उनसे अलग कैसे हैं? हमें मतलब ऐसा यूनिक क्या है कि मतलब लोग हमारे पास योगा करने आए या हमारे साथ में आकर के जुड़े हैं, एज अ वॉलेंटियर जुड़े या एज अ टीचर जुड़े या एज अ रेगुलर योगी जुड़े? मैं इसमें दूसरे लोगों को कॉम्पिटिटर नहीं मानता। क्योंकि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी योग के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छे लोग हैं एक्चुअली जापान के अंदर, स्पेशली बाकी लोग देशों का तो नहीं मालूम। लेकिन जापान के लोग काफ़ी कर्मयोगी हैं, कह सकता हूँ, हमारी टीम में भी। उनको बस ये है कि पहले YCB का ऑप्शन नहीं था। तो US में जैसे US अलायंस कुछ तो है ना, उन्होंने एक अलायंस बनाया है, उसकी जो क्वालिटी है वो शायद वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा पाए। उनकी गलती भी नहीं है, शायद भारत की तरफ से कुछ सपोर्ट होना चाहिए था कि इसको इस तरीके से किया जाए। तो वो उस प्रकार का योग कराते हैं और उनका योग फिर एक आसन पर सीमित हो जाता है। ये थोड़ी प्रॉब्लम है। और जापानी लोग अभी इस चीज़ को समझ रहे हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि यही हमारी USP है कि हम केवल योग आसन पे फोकस नहीं करते, हम योग को एज अ दैनिक जो है रूटीन बनाना है उस पर फोकस करते हैं। तो बाकी जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं धीरे धीरे, वो भी शायद उस पर आ जाएंगे। तो इसलिए मैं कॉम्पिटिटर नहीं बोलता, वो भी हमारे साथ आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यूनाइट एंड ग्रो है ना। तो योग आसन अभी जब हमने शुरू किया था, मुझे याद है कपालभाति में करता था, कपालभाति अनुलोम विलोम। तो कहते कपालभाति क्या होता है, आप जापानी में समझाओ, क्योंकि वो चीज़ थी नहीं वहाँ पर। मैंने कहा रुको आप 2 साल दो, आप 3 साल दो, लोग समझ जाएंगे। तो अभी सबको पता है कपालभाति क्या है, अनुलोम विलोम भस्त्रिका क्या है, ये सब मालूम है अब। और YCB जो है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है और उन्होंने पूरा सिस्टमाइज कर दिया इस चीज़ को। तो हमारा जो मेन स्ट्रेंथ है, हम डेली
करते हैं एक तो योग, और एज अ चार्जिंग टाइम होता है हमारा। चाहे वो सवेरे 7 बजे आ पाओ, चाहे वो 8 बजे आओ, रात को 8 बजे आओ, 5 बजे आओ, 6 बजे आओ, तो हमारे पास कोई ना कोई टीचर होता है, और वो टीचर डेली आता है। और वीक डेज पे डेली योग होता है, वीकेंड्स पे हम छुट्टी करते हैं, और नेशनल हॉलीडे में भी छुट्टी करते हैं। तो वीक अभी बाकी लोगों का क्या है, सैटरडे संडे को एक क्लास कर ली, या वीकली एक क्लास हो गई है ना, और एक क्लास के चार्जेस बहुत हैं। तो आप अभी पूछा कि अलग क्या है बाकी से, हम बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, और क्वालिटी, कॉस्ट और फ्रीक्वेंसी, ये 3 चीज़ें हमारी। क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि इससे बेटर तो फिर इंडियन आर्मी मिलेगा, इससे बेटर कुछ नहीं है फिर। कोई भी आखिरी प्रश्न का उत्तर इंडियन आर्मी के पास है, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। तो हमारे से बेटर क्वालिटी इंडियन आर्मी की होगी। दूसरी है हमारा कॉस्ट हमारी इतनी कम है, मैं अगर इसको बिजनेसमैन के उस पर कहूँ तो मैं कहूँगा कि मैं मार्केट को डिसरप्ट कर दूंगा अभी। डिसरप्टिव इनोवेशन होगा, क्योंकि अभी आज की डेट में क्लासेस होती है 2000 येन की, 3000 येन की एक क्लास। कई लोग तो एक मान लेते हैं, मतलब 10-10 हज़ार येन लेते हैं एक क्लास के, और एक क्लास से तो कुछ नहीं होता, एक क्लास और केवल आसन कराते हैं। तो हमने कहा नहीं, हमें करना ही नहीं है। आप जितनी मर्जी क्लासेस करो, और सारी लाइव क्लासेस होंगी, विद टीचर होंगी, और क्वालिफाइड टीचर्स होंगे। और तीसरा है हमारी फ्रीक्वेंसी, जो डेली हमें करना है। सैटरडे संडे छुट्टी, कोई काम नहीं, नेशनल हॉलीडे भी छुट्टी। आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि हम लोग वीकेंड्स पे और नेशनल हॉलीडेज़ पे छुट्टियां क्यों रखते हैं, जबकि हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो सिर्फ अपनी क्लासेस ही मतलब नेशनल हॉलीडेज़ या वीकडेज़ पे ही रखते हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका एक ये कह सकते हैं आपकी, जैसे मैंने कहा कि हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है वो, सॉरी फॉर द वर्ड। तो जिसको, ताकि उनका भी काम चलता रहे भाई, उनका काम नहीं लेना है, अल्टीमेटली सबको अपना काम चलाना है। और दूसरा कारण ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं, मैंने देखा है योग टीचर्स का कोई करियर प्लान नहीं है जापान में। बाकी देशों का मालूम नहीं है। वहाँ के टीचर्स बड़े स्ट्रेस में हैं। इतने टीचर्स को देखा है, वो या तो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, या मैं योग टीचर की बात कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मल लोगों की नहीं, और या तो वो कुछ एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं। जब मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी किया तो काफ़ी लोग ऐसे आए, क्योंकि उनके पास एक तो सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो वो सैटरडे संडे को क्लास करते हैं, अपने क्लाइंट्स पकड़ते हैं, इसलिए उनकी क्लासेस महंगी होती है ना। स्टूडियो बुक करते हैं कहीं, तो स्टूडियो वाले वो वहाँ से कमीशन लेते हैं, और अधिक से अधिक पैसा वो स्टूडियो वाले ले जाते हैं। फिर बड़ी कंपनी जाती है, वो पैसे ले जाती हैं। टीचर्स को कुछ नहीं मिलता है। योगी जो करना चाहते हैं प्रैक्टिशनर, उनको बड़ा महंगा मिलता है। 2000, 3000, 4000, 5000 येन की एक क्लास पड़ती है, और सैटरडे संडे काम करते हैं बेचारे, और फिर और कोई भी काम करते हैं कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि हमारे टीचर जो है ना, सिर्फ वीकडेज पे काम करें, और उनको कुछ सेल्स का काम करना ही नहीं पड़े, कि क्लाइंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है, वो। मैंने कहा हमारा तो क्लाइंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमें तो योगी बनाना है सबको। तो हम सबको योगी बोलते हैं। तो टीचर जो है मंडे टू फ्राइडे काम करें, सैटरडे संडे नेशनल हॉलीडे जापान के हिसाब से उनकी छुट्टी है। बिल्कुल कुछ अलग इवेंट आते हैं तो वो तो अलग चीज़ है, नॉर्मली छुट्टी होती है, और वो अपनी नॉलेज पे फोकस करे, अपने करियर पे फोकस करे। तो इसलिए सैटरडे संडे नेशनल डे छुट्टी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। नहीं, ये आपका काफ़ी भाई अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो बाकी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इससे मतलब हमारे योगा टीचर्स को भी काफ़ी हेल्प रहेगी उनके करियर प्लान्स को लेकर के। मतलब तरीके से आपसे अभी तक का डिस्कशन रहा है, तो उसमें आपने ये बताया कि हम लोग टीचर्स को भी वीकडेज पे काम कराते हैं, उनको भी हम वीकेंड्स का ऑफ दे रहे हैं, सैटरडे संडे ऑफ दे रहे हैं, उनको हम नेशनल हॉलीडेज़ का ऑफ दे रहे हैं। मतलब ऐसा तो हमने मोस्टली MNCs में देखा है, या जनरली बिग ब्रांड्स में देखा है। तो मतलब जो या तो वाइट कॉलर जॉब होती है या ब्लू कॉलर जॉब होती है। आप इसको अपने पतंजलि जापान फाउंडेशन में क्या बोलना चाहेंगे? मैंने वाकई कॉर्पोरेट से सीखा है। थैंक यू ऑल दी कॉर्पोरेट्स, जितनी भी कॉर्पोरेट्स है। 15 से अधिक कंपनीज में काम कर चुका हूँ जापान में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, ऑटोमोबाइल, रेलवेज। और वहीं से ही सारा कॉन्सेप्ट करियर प्लान का लेकर आया हूँ, कि करियर प्लान टीचर का कैसे होना चाहिए, उनका ग्रेडिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, उनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। हमारा जो योगी हैं, हमारा पूरे स्पेशली योग टीचर्स, क्योंकि बाकी लोग तो हम नॉर्मल जैसे आप है डिजिटल मार्केटिंग के, बाकी चाहे वो PR के हैं या सेल्स के हैं या मार्केटिंग के बैक एंड टीम है, उनका तो एक करियर प्लान पता ही है क्या है। योगा टीचर्स का जो हमारा करियर, मैं उसको बोलता हूँ केसरी
कॉलर जॉब। ओके, केसरी कॉलर, ये काफी नया कॉन्सेप्ट है। केसरी का मतलब क्या है? करेज एंड सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब अपने डिजायर को सेक्रीफाइस करना, और एक करेज, साहस और त्याग। तो केसरी कॉलर जॉब हमारे योगा टीचर्स के लिए है ये। तो मुझे लगता है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा आने वाले कुछ समय में। मतलब फाइनली हम इस चीज़ को मतलब जल्दी ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग मतलब अपने योगा टीचर्स के लिए केसरी कॉलर जॉब्स को लेकर के आने वाले हैं मार्केट में। बिल्कुल, ये शुरू तो हो ही गया है, बस इसको फॉर्मलाइज करना है, डॉक्यूमेंट करना है, बस ये शुरू हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल। अभी मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल में ये है कि जिस तरीके से हमारे बाकी और भी कम्पिटिटर्स या बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी उनको कम्पिटिटर तो नहीं बोला जाएगा, जो हमारे साथ के अलग ब्रांड्स हैं, जो अपने आप में साथी ब्रांड्स हैं हमारे, जो या हमारे और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि मतलब काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड होता है, काफ़ी मतलब वेल मेंटेन्ड योगा टीचर्स होते हैं, वो आकर के जस्ट योगा कराते हैं। तो मतलब हम इस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा पतंजलि जापान फाउंडेशन कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ योगा करा रहा है, या हम कुछ अलग तरीके से अपने मतलब रेगुलर योगीज की हैंड होल्डिंग कर रहे हैं? इस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए मैं ऐसे बोलूँगा कि हम केवल योग आसन नहीं कराते, शायद ये हमारी स्ट्रेंथ है, हो सकती है। हम कहते हैं हम आपको एनवायरनमेंट देंगे, हम आपको गाइडेंस देंगे, हम आपको टाइम देंगे। तो इसमें यह कि दो टाइप के लोग हैं, इससे थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया था। दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो हेल्थ के बारे में सोचते हैं और एक नहीं सोचते। ओके, सोचने पे भी कुछ होता नहीं है, सोचने के बाद भी या तो वो अवेयर हैं या नहीं है। तो अगर अवेयर भी हैं तो भी ठीक है, अवेयर होने के बाद भी उनके पास वो प्रॉपर रूटीन है कि नहीं। तो प्रॉब्लम आती है, अवेयर हेल्थ के बारे में सोचते हैं, अवेयर भी हैं, लेकिन रूटीन नहीं है। तो रूटीन क्यों नहीं है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है टाइम नहीं है। ओके, टाइम अगर है तो गाइडेंस कोई करने वाला नहीं है, और तीसरा है एनवायरनमेंट नहीं। तो ये तीनों की कमी है। हम ये तीन चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो हम योगा प्रोवाइड नहीं करते बेसिकली। मतलब हम लोग बेसिकली योगा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो करते उसके साथ में और भी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। तो गाइडेंस करते हैं, टाइम और एनवायरनमेंट। हम एक माहौल ऐसा दे देते हैं कि लोग अपने आप ही आ जाते हैं। और ये तो एक पूरा ओवरऑल हो गया। फिर हमारे जो टीचर्स हैं वो YCB सर्टिफाइड है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित हमारे योगा टीचर्स। उसके अंदर भी अलग अलग लेवल्स हैं, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर हैं, फिर वेलनेस इंस्ट्रक्टर हैं, फिर टीचर इवैल्यूएटर हैं, फिर मास्टर हैं। तो अलग अलग लेवल के टीचर्स हैं, उनके बेस पे ये पूरा सैलरी स्ट्रक्चर भी वहीं से डिसाइड हो रहा है कि टीचर का करियर क्या है। तो ये सर्टिफाइड हैं। दूसरा है कि स्पेसिफिकली हम अलग अलग प्रोग्राम्स बनाते हैं। जैसे हमारा सवेरे एक प्रोग्राम चलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, उसको मैं खुद लीड करता हूँ। जो प्राणायाम स्पेशल योग शिविर है, उसके अंदर हम केवल प्राणायाम करते हैं। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर दिया शुरू में, फिर थोड़ा एक आसन कर दिया कभी, या नहीं किया, जैसे मूड होता है या टेम्परेचर, जैसे जो भी है, एनवायरनमेंट कैसा है। और फिर हमारा कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, उसके अलावा बाकी करते रहते हैं। केवल प्राणायाम स्पेसिफिक है वो, 30 मिनट का। इवनिंग क्लास चलती है, उसमें हमारे 4-5 टीचर्स हैं ना, अभी हमारे 5 टीचर्स हैं। वो अपने अलग अलग स्टाइल से योग कराते हैं। कुछ करवाते हैं कि केवल बैक पेन के लिए हो गया, वो स्पेशली कॉर्पोरेट के लिए है, वो पर्टिकुलर सेक्शन कॉर्पोरेट के लिए है। उसके अंदर भी फिर डेली बेसिस हमारा अलग अलग टाइप का होता रहता है। अभी एक हम शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर कि हम केवल हाउस वाइफ्स को फोकस करेंगे। एक हम शुरू कर रहे हैं जो सीनियर सिटीजन, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन तो काफ़ी डिक्लाइन हो रही है और एजेड भी हो रही है, सीनियर सिटीजन के लिए। फिर एक है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, और एक है कुछ सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। तो अलग अलग सेक्शंस के लोगों के लिए योग करते हैं। एक तो फिजिकल हो गया, दूसरा है मेंटल हेल्थ के लिए। हमें मुझे बोलते हुए काफ़ी संतोष भी हो रहा है, हमारे योगीज हमारे पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारे पास अपनी फैमिली प्रॉब्लम लेके आते कई बार, कि क्या करें। एक मेंटल हेल्थ होती है ना, कि मेंटल उनको स्टेबिलिटी के लिए उसकी काउंसलिंग करते हैं हमारे टीचर्स, घंटों घंटे बात करते हैं कई बार तो। और तीसरा है हम एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं। डेली हम जगाते हैं उनको, उठो जागो, आज योग करना है। डेली हमारा SMS जाता है सभी योगी को, हमारी क्लास शुरू होने वाली है, आप आ जाओ, आज की क्लास की थीम ये है,
और आज के टीचर ये हैं, आ जाओ 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लो। डेली जाता है, डेली मतलब डेली, एक भी दिन हम मिस नहीं करते इसको। डेली SMS जाता है। हमारा एक वाइबर की हमने कम्युनिटी बना रखी है, उसके अंदर भी हमारे काफ़ी योगी जुड़ गए हैं। जो योगा नहीं करते वो भी जुड़ गए है ना, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पर। और डेली उनको रिमाइंड करते हैं और उनका हम ट्रैक करते हैं कि आप कौन से बेल्ट योगी हो। वो ट्रैकिंग होती है, उनका योगी कार्ड बनता है और इस साल का हमारा डेटा होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरा इस 3 साल का डेटा आप ऐसे देख सकते हो। अच्छा, ये कौन सा बेल्ट योगी है, एक साल में इसने कितने बेल्ट योगी है, दूसरे साल में, तीसरे साल में, तो पूरा एक डेटा मेंटेन करके रखते हैं। तो शायद ये मुझे लगता है कि एक नया चीज़ है जो बाकी लोग नहीं करते, वो भी करेंगे धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल। तो मेरा आपसे अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल में ये है कि जिस तरीके से कोई हमारे पास में केसरी बेल्ट योगी होता है, कोई वाइट बेल्ट योगी होता है, कोई हमारा ग्रीन बेल्ट योगी होता है, तो 1 सेकेंड, तो जो हमारे ये ग्रीन बेल्ट योगी, वाइट बेल्ट योगी या केसरी बेल्ट योगी होते हैं, तो इसमें हमने जो डिफरेंशिएशन किया हुआ है उसका उन पर्टिकुलर योगीज को क्या बेनिफिट है? उनका बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे। एक तो हेल्थ से बेनिफिट है, मोटिवेशन है, और हम कई बार उनको इंसेंटिव देते हैं कि जैसे हमारे मित्र हैं अनिल राज जी, उनका रेस्टोरेंट है, पूरा चेन है उनकी, निर्वाणम करके। तो टोक्यो में अलग अलग जगह है उनकी, 6 ब्रांच है, एक योकोहामा में भी है, साइतामा में भी एक है। तो हम कहते हैं कि अगर आप केसरी बेल्ट योगी हो तो आपको वहाँ पर एक ड्रिंक फ्री मिल जाएगी, या कुछ ऐसी कुछ चीजें हम देते हैं ताकि उनको मोटिवेशन मिलते रहे। कूपन्स प्रोवाइड कर दिए, या कुछ हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे, अभी एक जगह और बात हो रही है कि आप वहाँ जाओ, जैसे आप वहाँ पर स्टे कर लो, आपका स्टे है इतने % फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, या इतना कुछ ना कुछ इंसेंटिव उनको मिलता रहे, ताकि उनको लगे कि हाँ मुझे डेली योग करना है। तो कई बार हम सोचते हैं कि अगर आप केसरी बेल्ट हो तो आपकी फीस आधी हो जाएगी, ऐसा भी दिमाग में है, लेकिन अभी वो सिस्टम जैसे बनेगा वैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, तो मतलब हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, मतलब हमने योगा को लोगों की लाइफ में एज अ फन गेम इंक्लूड कर दिया है कि जिसके उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।